जय माता दी फ्रेंड्स। अभी हम लोग जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित वे प्रोटीन हैं जो अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर इंटरफेरॉन का उत्पादन किया जाता है। ओके, इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन जो है वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन है जिसका काम क्या है? जिसका काम ये है कि ये अन्य स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा उत्पादित इंटरफेरॉन दूसरे स्वस्थ कोशिकाओं को वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, नंबर 2 में है मानव वृद्धि हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इस हार्मोन का उपयोग मनुष्य में बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर इस हार्मोन का उत्पादन इश्रिकिया कोली में जीन क्लोनिंग द्वारा किया जाता है। ओके, अगर किसी मनुष्य में बौनापन की शिकायत है तो इसे दूर करने के लिए इसे बाहर से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। और औद्योगिक स्तर पर इस हार्मोन का उत्पादन किससे किया जाएगा? तो इश्रिकिया कोली में जीन क्लोनिंग करके मानव वृद्धि हार्मोन का उत्पादन किया जाएगा। नंबर 3 में है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसका प्रयोग एलर्जी का पता लगाने, वायरस संबंधी बीमारी का पता लगाने तथा कुछ विशेष प्रकार के कैंसर का पता लगाने में किया जाता है। इसका उत्पादन जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो एलर्जी का पता लगाने में, वायरस संबंधी बीमारी का पता लगाने में, कुछ विशेष प्रकार के कैंसर का पता लगाने में इसका उपयोग होता है। उत्पादन कैसे होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसका उत्पादन होगा। देख लीजिएगा। अगला 4th नंबर है हमारा एलिसा टेस्ट के बारे में तो आप लोगों ने पहले भी जाना होगा। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। रोग की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। यह टेस्ट एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर आधारित है। याद रखेंगे, पूछेगा एलिसा टेस्ट किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एंटीजन एंटीबॉडी सिद्धांत पर आधारित है। इसके द्वारा हेपेटाइटिस, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डायसेस, रूबेला वायरस का संक्रमण, थायराइड डिसऑर्डर, एड्स जैसी बीमारी का पता लगाया जाता है। ओके, एलिसा टेस्ट से किस किस बीमारी का पता लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस, एसटीडी, रूबेला वायरस, थायराइड डिसऑर्डर और एड्स जैसी बीमारी का पता लगाया जाता है। अगला है नंबर 5 टीका सुरक्षा। मनुष्य को रोगों से बचाने के लिए कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। इन टीकों को सीधे मनुष्य शरीर में इंजेक्ट करने से पहले चूहों और बंदरों पर प्रयोग किया जाता है। चूहों और बंदरों पर टीके का सफलतापूर्वक जांच के बाद ही इसे मनुष्य शरीर में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे ही कोई वैक्सीन बनता है तो वैक्सीन का डायरेक्ट मानव शरीर में इसका उपयोग नहीं होता है। मानव शरीर में उपयोग करने से पहले इसका प्रयोग चूहों और बंदरों पर किया जाता है और जैसे ही वहाँ पर प्रयोग सफल होता है तो इसके बाद मानव शरीर में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नंबर 6 है एडिनोसिन डीएमिनेज। देखते हैं, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। जीन थेरेपी द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर किया जा सकता है। यह क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज तो यह एक प्रकार का एंजाइम है। ओके, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। ओके, जीन थेरेपी द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज एडीए की कमी को दूर किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर में है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस। याद रखेंगे, बीटी टॉक्सिन जीवाणु बैसिलस थुरिंजिएसिस से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? तो बैसिलस थुरिंजिएसिस से बनाया जाता है, जो कीटों को मार देती है। यह विष कीटों के शरीर में जाकर सक्रिय हो जाता है जिसके कारण कीटों की मृत्यु हो जाती है।
बीटी टॉक्सिन एक विशेष जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं जिसे क्राई कहते हैं। क्राई कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी। ये दोनों कपास को मुकुल कृमि से बचाते हैं। अब क्राई फर्स्ट एबी यह मक्की को मक्का छेदक से बचाता है। तो याद रखेंगे आप लोग। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, तो बीटी टॉक्सिन किससे बनता है, तो यह जीवाणु बैसिलस thuringiensis से बनाया जाता है। ओके, जो कीटों को क्या करती है, तो नष्ट कर देती है। ठीक है, इसके बाद बीटी टॉक्सिन एक विशेष जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्राई कहते हैं। क्राई, दो प्रकार के क्राई जो जीन जो होते हैं वो किसको बचाते हैं, वो कपास को मुकुल कृमि से बचाते हैं। क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी। अब क्राई फर्स्ट एबी यह किसको बचाता है, तो यह मक्के को मक्का छेदक से बचाता है। हमारा 8 नंबर है गोल्डन राइस, सुनहरा चावल। गोल्डन राइस का सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रोविटामिन ए पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। यह पिगमेंट विटामिन ए का कारक होता है। इस पिगमेंट के कारण गोल्डन राइस में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो गोल्डन राइस का जो सुनहरा रंग होता है वो किसके कारण, तो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। ओके, यह पिगमेंट किसका कारक होता है, तो विटामिन ए का कारक होता है। इस पिगमेंट के कारण ही गोल्डन राइस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, याद रखेंगे। 9 नंबर में है रोगमुक्त पौधे। रोगमुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए मेरी स्टेम टिप संवर्धन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। रोगमुक्त पौधे प्राप्त होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है, याद रखेंगे हम लोग। रोगमुक्त पौधे प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेरी स्टेम टिप संवर्धन, इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। अगला 10th नंबर है हमारा बायोपायरेसी। बिना अनुमति या क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग बायोपायरेसी कहलाता है। किसी फार्मेसी कंपनी ने कोई दवाई बनाई और कोई दूसरा कंपनी उसका कॉपी करके अगर दवाई बनाएगा तो यह क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी कहलाएगा। मान लीजिए हमने किसी चीज़ का आविष्कार किया और मेरी अनुमति के बिना किसी दूसरे ने उसका उपयोग करना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, बायोपायरेसी, एक तरह से चोरी कहलाएगी। तो यहाँ क्या होगा, तो देख लीजिए, बिना अनुमति या क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधन का उपयोग क्या कहलाता है, तो बायोपायरेसी कहलाता है। उपयोग करने से पहले अनुमति लेना पड़ेगा या फिर क्षतिपूर्वक भुगतान करना पड़ेगा। हमारा 11th नंबर है परजीवी जंतु या ट्रांसजेनिक एनिमल। देखते हैं क्या होता है। एक ट्रांसजेनिक एनिमल वह होता है जिसका जीन अन्य प्रजाति के जीन के स्थानांतरण द्वारा बदल दिया जाता है। इस जानवर में क्या किया जाता है, तो इसमें दूसरे का जीन डालकर स्थानांतरित करके उसके जीन को बदल दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में विभिन्न उत्पादों के लिए ट्रांसजेनिक जंतुओं का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ट्रांसजेनिक जंतुओं में क्या किया जाता है, तो इसमें दूसरे जीव के जीन को बदलकर जो ट्रांसजेनिक जंतु है उसके जीन को बदल दिया जाता है और इसके बाद इसका उपयोग कहाँ होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी में ट्रांसजेनिक जंतु का उपयोग टेस्टिंग के लिए किया जाता है। देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। परजीवी जीवाणु क्या है, किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन करें। एक परजीवी जीवाणु वह होता है जिसका जीन अन्य प्रजाति के जीन द्वारा बदल दिया जाता है। जैव प्रौद्योगिकी में विभिन्न उत्पादों के निर्माण और टेस्टिंग के लिए परजीवी जीवाणु का उपयोग होता है। ओके, सेम कंडीशन है, जीन बदल दिया जाता है किसी दूसरे प्रजाति के जीन द्वारा। देखते हैं इसका उदाहरण से समझते हैं हम लोग। ई कोलाई में मानव इंसुलिन कोशिका को प्रवेश कराया जाता है। इससे ई कोलाई में पुनर्योगज प्लाज्मिड का निर्माण होता है। पुनर्योगज प्लाज्मिड डीएनए का निर्माण होगा। जब यह माध्यम में वृद्धि करता है तो वांछित उत्पाद इंसुलिन को शीशी में निकाल लेते हैं और मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन प्रदान करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम ई कोलाई में मानव इंसुलिन कोशिका को प्रवेश करा देते हैं। इससे ई कोलाई में पुनर्योगज प्लाज्मिड डीएनए का निर्माण होगा, क्योंकि इंसुलिन की कोशिका जैसे उसमें ई कोलाई में जाएगी तो वह अपना गुण जो है वह ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर देगी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। और जब यह माध्यम में, जब ई कोलाई को माध्यम में वृद्धि कराते हैं तो जो वांछित उत्पाद इंसुलिन हमें चाहिए होता है उसे निकाल लेते हैं भारी मात्रा में और मधुमेह के रोगी को इंसुलिन प्रदान करते हैं।
इसका चित्र देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले मानव कोशिका से इंसुलिन प्राप्त किए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटकर इंसुलिन निकाल लिए बाहर, ई कोलाई से प्लाज्मिड डीएनए निकाल लिए। इसके बाद एंजाइम लाइगेज द्वारा इस दोनों को जोड़ दिए। किसको किसको? तो इंसुलिन कोशिका और प्लाज्मिड डीएनए वाला को, इस दोनों को जोड़ दिए यहाँ पर। और जोड़ने के बाद किसका निर्माण हुआ? ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण हुआ, जिसमें कि इसका गुण आ गया। ट्रांसजेनिक जीवाणु में किसका गुण आ गया? पहले तो ई कोलाई था, ई कोलाई में गुण किसका आ गया? इंसुलिन वाला गुण आ गया। गुण आने के बाद इसका माध्यम में संवर्धन करवा दिए। संवर्धन करवाने के बाद जो हमें वांछित उत्पाद चाहिए था इंसुलिन, उसको प्राप्त कर लिए। ओके, देख लेते हैं हम लोग फिर से। मानव से क्या लिए हम लोग? मानव कोशिका से इंसुलिन लिए और ई कोलाई से प्लाज्मिड डीएनए लिए। एंजाइम लाइगेज द्वारा दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद ट्रांसजेनिक जंतु का निर्माण हुआ, जिसमें कि इंसुलिन वाला गुण आ गया। इसके बाद इसका माध्यम में संवर्धन कराया। संवर्धन कराने के बाद वांछित उत्पाद को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ओके, फिगर देख लीजिएगा। फिगर के माध्यम से आप लोग आराम से इसको अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं। हमारा अगला है क्राई प्रोटीन्स क्या है? उस जीव का नाम बताओ जो इसे पैदा करते हैं। मनुष्य इस प्रोटीन को अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग में लाता है? दोबारा यह प्रश्न आया है, देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। क्राई प्रोटीन एक विषाक्त प्रोटीन है। बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु से क्राई प्रोटीन का उत्पादन होता है। 2 क्राई जीन कॉटन में तथा 1 क्राई जीन मक्के में डाला जाता है। क्राई जीन कॉटन को वाल कृमि, मुकुल कृमि से बचाता है, जबकि 1 क्राई जीन मक्के को मक्का छेदक से बचाता है। देखते हैं, क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी, यह किसको बचाता है? यह कपास को वाल कृमि और मुकुल कृमि से बचाता है, जबकि क्राई फर्स्ट एबी यह मक्का को मक्का छेदक से बचाता है। याद रखेंगे आप लोग। हमारा अगला है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ एवं हानि का तुलनात्मक विभेद करें। ओके, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि निम्नलिखित हैं। देखते हैं इसके क्या क्या लाभ हानि है। तो लाभ में देखते हैं क्या क्या होता है। तो इसका पहला लाभ क्या है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के द्वारा उत्पादकता की दर को बढ़ाते हैं। उत्पादन की दर को हम लोग बढ़ा देते हैं, ज़्यादा उत्पादन होता है इससे। नंबर 2, ये फसलें विपरीत परिस्थितियों जैसे सूखा, ठंड इस सहने में सक्षम होता है। मतलब कि विपरीत मौसम में भी यह फसल उगता है। इसका तीसरा लाभ क्या है? आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में अधिक होती है। चौथा लाभ है इसका, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में रासायनिक उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। कम रासायनिक उर्वरक में भी हम लोग अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के द्वारा। इसका पांचवा लाभ है, इन फसलों में कीटनाशी डालने की आवश्यकता कम होती है। ओके, अब देखते हैं इसकी हानि क्या क्या है। इसकी पहली हानि है, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें एलर्जी उत्पन्न कर सकती है। ये मानव शरीर में जाकर एलर्जी उत्पन्न कर सकती है, इसकी हानि हो गई। इसकी सेकेंड हानि है, ये फसलें बहुत महंगी होती है, क्योंकि इसको टेस्टिंग के द्वारा इन फसलों को तैयार किया जाता है, तो उसमें भी बहुत सारे खर्च होते हैं। तो इसके बीज को खरीदने में ये काफ़ी महंगी होती है, इसके उत्पादन में काफ़ी महंगा पड़ता है ये बीज। ओके, नंबर 3 इसका हानि क्या है? ऐसे फसलों में बीज पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं, ये जब उगती है तो इनमें बीज पैदा करने की क्षमता जो होती है वह कम होती है। इसकी चौथी हानि है, ऐसे फसलों के अवशेष पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इसमें आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों में बहुत सारी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी फसलों के जो अवशेष होते हैं ना, ये पर्यावरण के लिए नुकसानदेह होते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को। इसकी पांचवी हानि है, ऐसे फसलों से स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की संभावना रहती है। सही बात है, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिया जाता है फसल, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जबकि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसल का प्रयोग करने से या फिर ज़्यादा खाद हुआ, ज़्यादा कीटनाशक वाला बीज हुआ, उससे जब पौधा उत्पन्न होता है उसका उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य को काफ़ी हानि पहुंचती है। ओके, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा? जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की
का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन करें। एडिनोसिन डीएमिनेज। जीन चिकित्सा में मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन से बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है जीन चिकित्सा में? मानव में उपस्थित जो बेकार जीन है, जो दोषपूर्ण जीन है, उनको स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन द्वारा बदल दिया जाता है। ओके। जीन चिकित्सा के द्वारा बच्चे या भ्रूण के दोषपूर्ण जीन को समान जीन द्वारा स्थानांतरित करते हैं। यही बात है, सेम बात। जो भी बेकार जीन होगा, जो भी दोषपूर्ण जीन होगा, उसको क्या करेंगे? उसको सामान्य जीन, जो सक्रिय जीन होगा, जो अच्छा जीन होगा, उससे बदल देंगे। इससे क्या होगा? निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्य को संपन्न करती है। सामान्य जीन से बदलेंगे तो वह क्या करेगी? जो बेकार जीन था उसके कार्यों को संपादित करेगी। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक है। कुछ बच्चों में एडीए का उपचार अस्थि मज्जा के प्रत्यारोपण से होता है। जीन चिकित्सा में सबसे पहले लसिकानों को शरीर से बाहर निकालकर संवर्धित किया जाता है। सक्रिय एडीए को सीडीएनए संवाहक द्वारा लसिकानों में डाला जाता है। इसके बाद पुनर्योगज लसिकानों को रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। एडीए के उत्पादन के लिए यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। ओके, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो डीएनए फ्रेगमेंट होता है, जो हमारा बेकार या फिर दोषपूर्ण डीएनए होता है एडीए, उसको निकालते हैं। इसके बाद जो एक्टिव एडीएनए होता है उसको निकालते हैं, उसको लेते हैं। इसके बाद उसको रिप्लेस कर देते हैं। इससे क्या बनता है? पुनर्योगज प्रोडक्ट, पुनर्योगज एडीए बनता है, इस रिकॉम्बिनेंट एडीए बनता है, और इसको इंजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी में। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है? जो अक्रिय वाला था एडीए वह सक्रिय में बदल जाता है नया वाला डालने के बाद। इसको फिर से देखते हैं हम लोग। पहली बात क्या है कि सबसे पहले जीन चिकित्सा का प्रयोग कब किया गया? 1990 में किया गया। 4 वर्षीय लड़की में किसकी कमी थी? एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी थी। और इसको दूर या किस लिए उपयोगी होता है? तो यह प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए उपयोगी होता है। ओके। इसके बाद कुछ बच्चों में इसका उपचार अस्थि मज्जा जो बोन मैरो होता है उसके प्रत्यारोपण से होता है। और देखिए इसका उपचार जो किया गया, सबसे पहले क्या किया गया? तो जीन चिकित्सा में सबसे पहले लसिकानों को शरीर से बाहर निकाला गया। लसिकानों को शरीर से बाहर निकालकर संवर्धित किया जाता है। इसके बाद सक्रिय एडीए को सीडीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री सीडीएनए संवाहक द्वारा लसिकानों में डाला जाता है। इसके बाद इस पुनर्योगज लसिकानों को रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। एडीए के उत्पादन के लिए यह एक अस्थायी उपचार हो सकता है। सेम कंडीशन है यहाँ पर। ह्यूमन डीएनए फ्रेगमेंट को निकाले जो बेकार वाला था। इसके बाद एक्टिव एडीएनए इसको लिया जाता है। इसके बाद जो बनता है प्रोडक्ट, दोनों को जोड़ने के बाद रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट बनता है वह एक्टिव वाला बनेगा, एक्टिव एडीएनए बन जाएगा। इसको रिप्लेस कर देंगे, किसमें? इंजेक्ट कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, अक्रिय के स्थान पर सक्रिय एडीएनए से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद जो भी दोषपूर्ण समस्या थी वो समाप्त हो जाएगी। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। बीटी कपास या बीटी कॉटन। बीटी कपास बनाने के लिए बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु से बनी प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। यह प्रोटीन पीड़कों के लिए विष का कार्य करती है। बीटी प्रोटीन के जीन को जीवाणु से अलग कर कपास की कोशिकाओं में निवेशित किया जाता है। इस तरह पीड़क प्रतिरोधी कपास तैयार किया जाता है। महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से। बीटी कपास बनाने के लिए किस जीवाणु का उपयोग करते हैं? तो बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? तो बीटी कपास के जीन को जीवाणु से अलग कर कपास की कोशिकाओं में निवेशित करते हैं। निवेशित करने के बाद जो कपास तैयार होगा वह पीड़क प्रतिरोधी होगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसे
कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।